हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं NIOS की क्लास 12th की होम साइंस की बुक और आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फैमिली हेल्थ एंड सिक्योरिटी। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया है, पहले दो चैप्टर जो मैंने पढ़ाए उसमें भी बताया कि ये बुक्स जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सिर्फ NIOS के लिए ही नहीं है। मतलब जो बच्चे NIOS से 12th कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि जो बच्चे TGT PGT होम साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं या DSSP का TGT PGT होम साइंस से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर्स जो हैं वो बेनिफिशियल होंगे। यहाँ पे चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है कि फ़ैमिली क्या होती है। तो हमें पता है कि पुराने समय से ही हम फैमिली को बहुत इम्पॉर्टेंट मानते आ रहे हैं। फैमिली वो जगह है जहाँ पे हम पैदा होते हैं, जहाँ पे हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब एक फैमिली में बहुत पहले से ही रहते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे जो जॉइंट फैमिली है वो छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होती जा रही है, लेकिन फैमिली अभी भी है ना। तो ईच वन ऑफ अस इज़ बॉर्न इनटू अ फैमिली विथ अ फादर, मदर, मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, सिबलिंग्स। तो फैमिली की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे दिमाग में ये रिश्ते आते हैं कि मदर फादर तो होंगे ही, लेकिन हो सकता है कि अगर फैमिली आपकी जॉइंट है तो तो यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी हों, अंकल्स भी हों, आंट्स भी हों, सिबलिंग्स भी हों। Among them we feel protected, wanted and loved। फैमिली क्या होती है? जो हमें प्रोटेक्टेड फील कराती है, हमें लव्ड फील कराती है कि हाँ कोई हमसे प्यार करता है, कोई हमें चाहता है, कोई हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। इन अ फैमिली वी आर केयर्ड फॉर एंड फील इमोशनली एंड फाइनेंशियली सिक्योर। हम फैमिली में क्या ऐसा फील करते हैं कि हाँ हमारी केयर की जाएगी, हम इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से हम सिक्योर फील करते हैं। फैमिली इसके अलावा हमें सिखाती है कि कैसे बाहर जाके सोसाइटी में इंटरेक्ट करना है, कैसे दूसरे की बात माननी है, मतलब बड़ों की बात माननी है, उनको रिस्पेक्ट देनी है। इट हेल्प्स इन लर्निंग कस्टम एंड ट्रेडिशंस एंड imbibing values and culture which are passed on from one generation to the next। तो यहाँ पे हमें वो कस्टम्स और ट्रेडिशन सिखाए जाते हैं, वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं जो हमारी फैमिली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या करती है, फॉलो करती जाती है। मतलब आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाया, फिर आप अपने बच्चों को सिखाओगे, फिर ऐसे आगे आगे जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशन हैं, कस्टम्स हैं, वो फॉलो होते जाएंगे। In this lesson, you will learn more about the function and types of family and its role in the health and safety of various members, especially children। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कि फैमिली का फंक्शन क्या है, कितने टाइप की फैमिली होती है और फैमिली का रोल क्या है बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी में। मतलब सभी मेंबर्स की हेल्थ और सेफ्टी में फैमिली का रोल है, लेकिन स्पेशली यहाँ पे हम बच्चों के केस में बात करेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाओगे। तो आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म फैमिली एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप फैमिली को डिफाइन कर पाओगे, साथ ही साथ फैमिली के फंक्शंस को भी बता पाओगे। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, आप डिफरेंट टाइप की फैमिली को भी डिस्क्राइब कर पाओगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। रिलेट द चेंजिंग फैमिली सिनेरियो टू द चेंजिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर। आप ये भी रिलेट कर पाओगे कि पहले कैसी फैमिली थी, अब कैसी फैमिली हो रही है, क्या चेंज हो रहा है फैमिली में और कैसे फैमिली मेंबर्स के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी चेंज होते जा रहे हैं। पहले जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी सभी फैमिली मेंबर की, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, चेंज हो रही हैं। डिफाइन द टर्म हेल्थ, आप हेल्थ को भी इसके बाद डिफाइन कर पाओगे। इलेबोरेट द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली हेल्थ, आप उन फैक्टर्स को भी एक्सप्लेन कर पाओगे जो फैमिली की हेल्थ को कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब जो फैमिली की हेल्थ को और अच्छा करने में हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की मीनिंग भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे। प्रेजेंट डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड सिक्योर होम, आप वो डिफरेंट तरीके बता पाओगे कि कैसे आप एक सेफ और सिक्योर होम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो किसी बच्चे के लिए। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का वो क्या है, डिफाइन द टर्म फैमिली। सबसे पहले हम फैमिली की डेफिनेशन देखेंगे। Family is universal and typically consists of a married man and woman and their children। तो फैमिली की जब हम बात करते हैं तो
टिपिकली देखा जाता है कि उसमें एक मैरिड पति पत्नी होंगे और उनके बच्चे होंगे, यही होती है फैमिली। फैमिली मीन्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल हु शेयर अ कॉमन होम। फैमिली क्या है? एक रिलेटेड पीपल्स का ग्रुप है जो कि एक कॉमन घर में रहते हैं, मतलब जो एक घर में रहते हैं। मेंबर बिलोंग्स टू फैमिली थ्रू बर्थ, मैरिज और एडॉप्शन। अब जो मेंबर्स आते हैं फैमिली में वो बाय बर्थ भी हो सकते हैं, मतलब अगर आप अपनी फैमिली में आपने जन्म लिया है तभी तो आप उसके मेंबर हो। मैरिज के थ्रू भी मेंबर बनते हैं, किसी की शादी हुई तो जो उसका लाइफ पार्टनर हुआ वो भी तो फैमिली का मेंबर ही होगा। एडॉप्शन, जब बच्चों को अडॉप्ट कर लिया जाता है तो उनको भी तो फैमिली का हिस्सा माना जाता है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप किसी भी फैमिली का मेंबर बनते हो। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इमर्ज फ्रॉम हियर। तो यहाँ से फैमिली की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आती है। पहली है अ कपल इज मैरिड एंड हेंस हैज़ लेजिटिमेट स्टेटस टू सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। यहाँ पे आपको पता है कि फैमिली कैसे स्टार्ट होती है। एक लड़का और लड़की जब शादी करते हैं तो वो हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं और वही फैमिली को स्टार्ट करते हैं, और उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको एक सामाजिक मान्यता मिल सकती है, लीगल स्टेटस मिल जाता है, ठीक है। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इम्प्लाइज अ कॉमन प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर ऑल इट्स मेंबर। जो भी फैमिली के मेंबर हैं सबको रहने के लिए क्या मिलता है? एक कॉमन प्लेस मिलता है, और वही क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। तो हम जहाँ पे रहते हैं कॉमन प्लेस पे, और हम वहाँ पे फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं? फैमिली बोल सकते हैं, जहाँ पे सारे मेंबर्स एक साथ रहते हैं। ऑफ कोर्स इट इज़ सीन दैट समटाइम्स वन और मोर members of a family may temporarily leave away from the house for reasons of work और अदरवाइज। देखो ये भी होता है कई बार कि फैमिली के मेंबर्स जो हैं, आजकल वैसे ये ज़्यादा होता है कि फैमिली के मेंबर्स वो क्या करते हैं, फैमिली का जो घर है उसको छोड़ के कहीं और रह रहे होते हैं। सिमिलरली सम मेंबर्स लाइक ओल्ड एंड एज्ड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स और इवन कजन्स मे स्टे विथ द फैमिली एंड आर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फैमिली। और इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स, कजन्स सब एक साथ रहते हैं और वो भी फैमिली का पार्ट बोले जाते हैं। तो खाली आप अपने मदर, फादर और अपने भाई बहन को ही अपनी फैमिली का पार्ट नहीं बोलोगे। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल, आंट सब साथ में रह रहे हैं एक घर में तो उसको भी आप फैमिली बोलोगे। कभी कभी काम की वजह से कुछ लोग हो सकता है फैमिली वाले, जहाँ पे आप पूरी फैमिली रह रही है वहाँ पे न रह के दूसरी जगह पे रह रहे हो, लेकिन फिर भी वो फैमिली का पार्ट ही बोले जाएंगे। तो यहाँ पे इस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हम ये कह सकते हैं कि कॉमन रेजिडेंस तो होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर मेंबर एक साथ रह ही पाए। कभी कभी काम के सिलसिले में सबको इधर उधर होना पड़ता है। थर्ड क्या है कैरेक्टरिस्टिक? अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ नॉट जस्ट द मैरिड कपल बट ऑल्सो चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो कहा था ना कि मैरिड कपल रहता है, लेकिन फैमिली में सिर्फ मैरिड कपल ही नहीं बल्कि बच्चे भी रहते हैं, और दोनों तरह के बच्चे रहते हैं, नेचुरल बच्चे और एडॉप्टेड बच्चे। मतलब जो बच्चे इनके हैं, जो कपल हैं उनके जो बच्चे हैं वो भी रहते हैं, और अगर उन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो भी फैमिली का हिस्सा होंगे। नेचुरल चिल्ड्रन आर दोज बॉर्न टू द कपल एंड अदर में बी लीगली अडॉप्टेड बाय द कपल। तो मैंने बताया ना कि नेचुरल चिल्ड्रन कौन होते हैं? जो कपल को बॉर्न होते हैं, जो कपल से पैदा होते हैं, और अडॉप्टेड कौन होते हैं? जो कि लीगली अडॉप्ट किए जाते हैं, उनको अडॉप्टेड बोला जाता है। तो इस तरह से क्लियरली हम ये बोल सकते हैं कि फैमिली क्या है? सोसाइटी की पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है। इसको ध्यान में रखना, पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट है सोसाइटी की। कौन? फैमिली। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फंक्शंस ऑफ अ फैमिली। तो अब हम फंक्शंस ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। तो जब फंक्शंस ऑफ फैमिली की बात करते हैं ना, तो कई तरह के फंक्शंस फैमिली परफॉर्म करती है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन। ये क्या देती है? हमें प्रोटेक्शन देती है। It provide the best setting of the rearing and care of newborns and infants, adolescents, the sick and the infirm or aged। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे केयर मिल सकती है किसी बच्चे को, किसी एडोलसेंट को, किसी बीमार को, किसी बूढ़े को, वो फैमिली ही है। फैमिली ही है जो इन सभी को क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, इन सबको सपोर्ट देता है, क्योंकि न्यू बॉर्न को भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और एडोलसेंट को भी है, जो बीमार है, जो एज्ड है, मतलब जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सेकंड है
ये हमें क्या देती है, इमोशनल सपोर्ट देती है। जब भी हम इमोशनली लो फील कर रहे होते हैं, फैमिली ही है जो हमें खुश करती है। ठीक है, तो लिखा है इट प्रोवाइड्स इमोशनल सपोर्ट ऑफ अ डिग्री एंड काइंड दैट नॉट अवेलेबल अदरवाइज। कहीं पे भी और आपको इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल सकता जितना आपको फैमिली देती है। और ये जो इमोशनल सपोर्ट है ना, ये हर एज ग्रुप को चाहिए होता है। बच्चों को भी चाहिए होता है, बड़ों को भी चाहिए होता है, जो अडोलसेंस है उनको भी चाहिए होता है। और जो इंटीमेसी, जो लव अफेक्शन मिलता है, वो क्या करता है, वो हमें मोटिवेट करता है कि हम और अच्छा करें। और हमारा जो भी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो किसकी वजह से होती है, इसी इमोशनल सपोर्ट की वजह से होती है। तीसरा है कि फैमिली हमें क्या करती है, एजुकेट करती है। जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एजुकेट करने का काम सबसे पहले कौन करती है, फैमिली ही करती है। हम जो कुछ भी सीखते हैं सबसे पहले अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, उसके बाद तो हम स्कूल जाते हैं ना। तो देखो लिखा है इट एजुकेट्स इट्स मेंबर हु लर्न टू लिव लाइफ इन द सेटिंग ऑफ अ फैमिली। फैमिली में ही जब हम दूसरे मेंबर्स के साथ जैसा बिहेव करते हैं, जैसा हमें सिखाया जाता है, वही चीज़ हम बाहर भी करते हैं। चिल्ड्रंस आर टॉट द डूज एंड डोंट्स ऑफ द सोसाइटी, हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, रिस्पेक्ट एंड ओबे एल्डर्स। बच्चों को सिखाया जाता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोसाइटी में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, कैसे दूसरों से बात करनी है, कैसे बड़ों की बात माननी है, उनको रिस्पेक्ट देना है। ये सब फैमिली में ही सिखाया जाता है और वही चीज़ें बच्चे बाहर जाके करते हैं। फोर्थ जो फंक्शन है वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फैमिली हमें क्या देती है, हमें फूड देती है, हमें शेल्टर देती है, हमें क्लोथिंग देती है। तो हमारी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको भी कौन ध्यान देता है, फैमिली ही देती है। हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम किससे लेते हैं, अपनी फैमिली से ही तो लेते हैं, अपने पेरेंट्स से ही तो मांगते हैं। तो हमारी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती है, हमारी फैमिली से मिलती है। फिफ्थ है इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। मतलब जो जब आप काम कर करके बोर हो जाते हो तो जो मनोरंजन होता है ना, वो आपको कहाँ से होता है, फैमिली से ही होता है। काम करने के बाद आप कितने भी थके हो, आप अपने फैमिली में आते हो तो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो फैमिली एक सोर्स ऑफ रिक्रिएशन भी है। अ फैमिली कैन बी अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वेयर मेंबर कैन टॉक टू वन अनदर, प्ले एंड डू वेरियस एक्टिविटीज़ टुगेदर। यहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं और बहुत सारे काम एक दूसरे के साथ करते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि बहुत ज़्यादा उनको खुशी देता है। दीज में रेंज फ्रॉम हाउस होल्ड्स वर्क टू सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड अदर इवेंट्स लाइक बर्थ, एंगेजमेंट एंड मैरिज। अब ये जो रिक्रिएशन है ना, ये कई तरह का हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम बैठ के एक साथ मूवी देख रहे हैं तो ही रिक्रिएशन हो, बात कर रहे हैं तो ही रिक्रिएशन हो। कई बार साथ में सब मिल के काम करने लगते हैं। जब फेस्टिवल आते हैं तो हम उनको मिल के सेलिब्रेट करते हैं। कोई भी इवेंट्स हो गए, जैसे किसी का जन्म हो गया, किसी की शादी हो गई, इंगेजमेंट हो गई, तो उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब किस में होता है, रिक्रिएशन में ही होता है। नेक्स्ट है हमारा, फैमिली ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग चिल्ड्रन। बच्चों को सोशलाइज करने का काम कौन करता है, फैमिली ही करती है। क्योंकि सोसाइटी के बारे में सबसे पहले हम कहाँ से जानते हैं, फैमिली से ही जानते हैं। ठीक है, पेरेंट्स गिव देयर चिल्ड्रन द फर्स्ट लेसन इन हाउ टू लिव विथ अदर पीपल, टू लव, शेयर, हेल्प इन टाइम ऑफ नीड एंड टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो पेरेंट्स ही बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे दूसरों के साथ रहना है, कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे दूसरों से प्यार से रहना है, चीज़ों को शेयर करना है, ज़रूरत पड़ने पर सबकी हेल्प करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना है और उनको पूरा करना है। द फैमिली नर्चर्स एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन एंड इन्फ्लुएंस देयर हैबिट्स। फैमिली ही है जो बच्चे की एटीट्यूड को नर्चर करती है, उसके एटीट्यूड को और ज़्यादा, मतलब अगर अच्छा एटीट्यूड है तो उसको और ज़्यादा इन्हेंस करती है, ख़राब एटीट्यूड है तो उसको चेंज करने की कोशिश करती है, और चिल्ड्रन को अच्छी हैबिट्स सिखाती है, उनकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करती है। कई बार होता है ना, हमारी फैमिली के जैसी वैल्यूज़ होते हैं वैसी ही वैल्यूज़ हमारे अंदर आते हैं, और हमें देख के कोई बता सकता है कि हमारी फैमिली की वैल्यूज़ क्या होंगे। ट्रेडिशनल स्किल्स और ऑल्सो पिक्ड अप विद इन द फैमिली। फैमिली से ही हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेडिशन क्या है, हमारा कल्चर क्या है। द फैमिली ऑल्सो प्रिपेयर्स इट्स यंग मेंबर टू गेट फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल्स एंड बियॉन्ड। तो देखो मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको बेसिक एजुकेशन कौन देता है, फैमिली ही देता है। मतलब स्कूल में जाने से पहले जो थोड़ा मोड़ा उनको सिखाया जाता है वो कौन सिखाता है, फैमिली ही सिखाती है। इसके अलावा एक और फंक्शन है फैमिली का, वो है सेक्सुअल फंक्शन। देखते हो जब शादी होती है लोगों की तो उनको, आपने भी पढ़ा ना कि उनको क्या मिल जाता है, उनके बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उसको एक स्टेटस मिल जाता है, सोसाइटी उसको एक स्टेटस दे देती है, लीगल उसको माना जाता है।
तो फैमिली का एक फंक्शन ये भी है। इसके अलावा एक और फंक्शन है, वो है रिप्रोडक्टिव फंक्शन। रिप्रोडक्टिव फंक्शन इज फुलफिल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैरिड मैन एंड वुमेन। तो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है एक मैरिड मैन और वुमेन में, तो फिर रिप्रोडक्टिव फंक्शन स्टार्ट होता है फैमिली का, बच्चे पैदा होते हैं और फ्यूचर में जो भी जनरेशन है वो आती है किससे, फैमिली से ही। ठीक है, लुक एट योर own family and see whether all of these function mentioned above are being fulfilled। तो आप अपनी फैमिली में देखो और देखो कि ये जो फंक्शंस बताए गए हैं 8, ये आपकी फैमिली में हैं कि नहीं, फैमिली आप इसको फुलफिल कर रही है या नहीं। तो आप देखोगे कि आपके इसमें आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, यस होगा। सारी फंक्शन जो है वो हर फैमिली फुलफिल करती है। Let us now see what are the different types of family around us। तो अब हम टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह की फैमिली देखने को मिलती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। तो सबसे पहले जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। जॉइंट फैमिली इज मेड ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज एंड कंसिक्वेंटली इट इज़ मच लार्जर। तो देखो पता है आपको कि बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज को मिला के जॉइंट फैमिली बनती है और ये बहुत बड़ी हो जाती है। इट इज़ मेड ऑफ अ मैन एंड हिज वाइफ, देयर अनमैरिड डॉटर्स, मैरिड सन्स एंड देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। तो जनरली जब हम जॉइंट फैमिली की बात करें तो यहाँ पे एक आदमी होता है, उसकी वाइफ होती है, उसके इन दोनों के अनमैरिड डॉटर्स होती हैं, मैरिड सन्स होते हैं, उनकी वाइफ्स होती हैं और उनके बच्चे होते हैं। द मैन आर ऑफ द सेम फैमिली एंड वुमेन एंटर द फैमिली बाय मैरिज। तो जो आदमी होते हैं वो तो सेम फैमिली के होते हैं, लेकिन जो औरतें होती हैं वो दूसरे फैमिली की होती हैं जो कि शादी के बाद इस फैमिली में आती हैं, और ऐसा हर फैमिली में होता है। However, where the woman is the head of the family, it is the man who entered the family through marriage। यहाँ पे men होगा, men, ठीक है, मीन नहीं होगा, मैन होगा। तो यहाँ पे देखो जनरली तो ये होता है कि मैन ही हेड होते हैं फैमिली के और वुमेन जो होती हैं वो दूसरी फैमिली से एंटर करती हैं। लेकिन अगर जहाँ पे वुमेन हेड हैं, वुमेन सेंटर्ड फैमिली है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो मेन होते हैं ना वो शादी करके एंटर्ड होते हैं। ठीक है, वो शादी करके दूसरी फैमिली से मतलब इस फैमिली में आते हैं। तो जनरली हमारे यहाँ इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है, लेकिन कहीं कहीं देखा जाता है कि वुमेन हेड होती हैं फैमिली की और वहाँ जो मैन होता है वो दूसरी फैमिली से आता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मोर देन 1 और इवन 2 जनरेशन लिविंग टुगेदर। तो यहाँ पे ये जो जॉइंट फैमिली होती है इसमें 1 से ज़्यादा जनरेशन या कभी कभी 2 से भी ज़्यादा जनरेशन एक साथ रह रही होती है। ठीक है, तो ये देखो, ये है जॉइंट फैमिली की फ़ोटो। यहाँ पे देखो दादा दादी हैं, फिर उनके बच्चे हैं और फिर उनके बच्चे भी हैं। तो कई सारी जनरेशन एक साथ रह रही होती हैं जॉइंट फैमिली में। टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ जॉइंट फैमिली देयरफॉर आर एज फॉलोज। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं जॉइंट फैमिली की। पहला है ऑल मेंबर लिव अंडर द सेम रूफ। एक ही छत के नीचे सारे फैमिली मेंबर्स रह रहे होते हैं। मेंबर ईट फूड कुक्ड इन अ कॉमन किचन। सभी लोग एक कॉमन किचन में बना खाना खाते हैं, मतलब एक ही किचन होता है और सभी को खाना वहीं से मिलता है। थर्ड है मेंबर्स आर को ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली। तो देखो जो मेंबर्स हैं ना वो फैमिली की प्रॉपर्टी के को ऑनर्स होते हैं। और जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर होता है, मेल मेंबर होता है, वो क्या होता है, वो फैमिली का ऑनर होता है, प्रॉपर्टी का ऑनर होता है। ठीक है, द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली लुक्स आफ्टर द फाइनेंसेस एंड द प्रॉपर्टी। देयर इज़ अ कॉमन पर्स। तो यहाँ पे जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है वो फैमिली के सारे फाइनेंसेस को, सारे खर्चों को देखता है, प्रॉपर्टी को भी देखता है। तो एक कॉमन पर्स है जॉइंट फैमिली का, वो कौन, एल्डेस्ट मेल मेंबर। फोर्थ है मेंबर्स पार्टिसिपेट इन कॉमन फैमिली इवेंट्स, फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस सेरेमनीज। तो जो सारे मेंबर्स हैं वो फैमिली के सभी इवेंट्स में एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। फिफ्थ है डॉटर्स ऑफ द फैमिली गेट मैरिड एंड मूव आउट टू देयर हस्बैंड्स हाउस वाइल सन रिमेन इन द हाउस विद देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो सबको पता है कि बेटियाँ शादी करने के बाद दूसरे घर में चली जाती हैं और सन्स जो हैं, जो बेटे हैं, वो उनकी वाइफ इस घर में आती हैं और उनके चिल्ड्रन भी इसी घर में होते हैं। फिर सिक्स्थ है द डिसीजन मेकिंग पावर इन अ जॉइंट फैमिली इज विथ द एल्डेस्ट एडल्ट मेल मेंबर। डिसीजन मेकिंग कौन करता है, जो सबसे बड़ा आदमी होता है घर का वही करता है। द एल्डेस्ट वुमन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन डिसीजन मेकिंग बट इन अ सबटल वे। देखो
जो ये वुमेन है, एल्डेस्ट वुमेन है, वो भी थोड़ा रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। मेल का जो डिसीजन है वही क्या होता है, मान्य होता है, उसी को सब लोग मानते हैं। ट्रेडिशनली जॉइंट फैमिली यूज टू बी द रूल इन आवर सोसाइटी। तो ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो जॉइंट फैमिलीज़ क्या होती थी, हमारी सोसाइटी को रूल करती थी पहले। मतलब जॉइंट फैमिली ही ज़्यादा देखने को पहले मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गईं, और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादातर अब कौन सी फैमिलीज़ देखी जाती हैं, न्यूक्लियर फैमिली। मतलब जॉइंट फैमिली धीरे धीरे क्या होती गई, ख़त्म होती गई। क्यों? कभी कभी क्या होता था, पहले लोग गांव में ही रह जाते थे, अपनी फैमिली के साथ ही रह जाते थे, फैमिली का जो बिजनेस था उसी को आगे कंटिन्यू करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हर कोई जो है अपना अपना आइडिया पे काम करना चाहता है, हर कोई कुछ और करना चाहता है, सब फैमिली बिजनेस में नहीं पड़ना चाहते। तो सबका अलग अलग अब इंटरेस्ट हो गया है, कोई लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कोई जॉब करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में सब थोड़े अलग होते गए और जॉइंट फैमिली टूटती गई। तो देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट फैमिली। अब यहाँ पे जॉइंट फैमिली के कुछ लाभ बताए गए हैं। पहला है, इट इनकरेजेस फैमिली मेम्बर टू बी कोऑपरेटिव एंड अकोमोडेटिंग, वर्क स्पेशली एग्रीकल्चरल वर्क कैन बी शेयर्ड। तो यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब क्या होते थे, कोऑपरेटिव होते थे, एक साथ रहते थे, एक दूसरे को क्या करते थे, सहयोग देते थे। और इनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो क्या होता था, एग्रीकल्चर होता था। और सारी फैमिली, पूरे फैमिली मेम्बर मिलके क्या करते थे, एग्रीकल्चर में ही काम करते थे। इट अलाउज फॉर द ओल्ड एंड हेल्पलेस एंड अनएम्प्लॉयड इन द फैमिली टू बी लुक्ड आफ्टर एंड केयर फॉर। अब होता क्या था कि जॉइंट फैमिली में अगर मान लो कोई बंदा बेरोजगार भी रह गया तो उसको भी क्या मिलती थी, केयर मिलती थी, उसको भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, ठीक है। और जो बूढ़े लोग हैं उनको भी केयर मिलती है, उनको भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जॉइंट फैमिली में ऐसा देखने को नहीं मिलता। रियरिंग ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन बिकम ईजियर स्पेशली व्हेन बोथ पेरेंट्स वर्क। देखो जॉइंट फैमिली में ये होता है कि अगर पेरेंट्स, उसके बच्चे के माता पिता काम पे भी जा रहे हैं तो भी जो छोटे बच्चे हैं वो आसानी से पल जाते थे, उनका पालन पोषण आसानी से हो जाता था। क्यों? क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर्स उनको देख लेते थे। अ चाइल्ड गेट इमोशनल एंड इकोनॉमिक सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ अ पेरेंट। अगर किसी पेरेंट की डेथ भी हो जाती थी तो बच्चे को इमोशनल और इकोनॉमिक सपोर्ट मिल जाता था, क्योंकि बाकी फैमिली मेम्बर बच्चे को देख लेते थे। देयर इज ग्रेटर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है कि मान लो अगर कोई फैमिली मेम्बर के साथ कोई प्रॉब्लम भी है तो बाकी के फैमिली मेम्बर उसको देख लेते थे, उसको सॉल्व कर देते थे। जॉइंट फैमिलीज ऑल्सो हैव देयर प्रॉब्लम्स। अब ड्रॉबैक्स तो जॉइंट फैमिली के भी हैं, तो यहाँ पे वो बताए गए हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या हानियाँ हैं जॉइंट फैमिली की। पहला, विमेन आर समटाइम्स बैडली एंड अनइक्वली ट्रीटेड। ज़्यादातर देखा जाता था कि जो जॉइंट फैमिली होती थी उसमें जो वुमेन होती थी उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था, उनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी। ऑफन डिस्प्यूट्स अराइज अमंग द मेंबर्स ओवर प्रॉपर्टी और द रनिंग ऑफ अ बिजनेस। अक्सर देखा जाता था कि प्रॉपर्टी को लेके, बिजनेस को लेके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें झगड़ा हो जाता था, विवाद हो जाता था। सम ऑफ द वुमेन हैव टू डू ऑल द हाउस वर्क्स एंड दे गेट वेरी लिटिल टाइम और अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। और कुछ वुमेन ऐसी होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली होती थी, बहुत बड़ी फैमिली होती थी, तो जो भी छोटी औरतें होती थीं, जो यंगर वुमेन होती थीं, उनको क्या होता था, ज़्यादा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको बहुत कम टाइम मिलता था कि वो अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर पाए। मतलब उनको अपने लिए बहुत कम टाइम मिलता था। अब जॉइंट फैमिली के बारे में हमने पढ़ा, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज सब पढ़ा। अब आती है न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? द न्यूक्लियर फैमिली इज यूजुअली अ स्मॉल यूनिट मेड अप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर अनमैरिड चिल्ड्रन। तो जॉइंट फैमिली में कौन होता है? एक हस्बैंड होता है, उसकी वाइफ होती है और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं, मैरिड चिल्ड्रन नहीं होते हैं। अगर मैरिड चिल्ड्रन रह रहे हैं तो वो फिर जॉइंट फैमिली हो जाएगी। Sometimes a brother or unmarried sister of the husband may be living with them. कभी कभी ये भी होता है कि हस्बैंड की अनमैरिड ब्रदर या सिस्टर भी उनके साथ रह सकती है। दिस वुड बी एन एक्सटेंडेड फैमिली। इसको एक एक्सटेंडेड फैमिली बोलेंगे। तब इसको ना न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे, ना ही जॉइंट फैमिली बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। क्योंकि जनरेशन जो है वो तो एक ही है ना। अब भाई हस्बैंड की बहन है, अगर वो अनमैरिड है और वो हस्बैंड के साथ रह रही है तो फिर वो
न्यूक्लियर फैमिली भी नहीं कहलाएगी, जॉइंट भी नहीं कहलाएगी, वो एक्सटेंडेड कहलाएगी। देयर आर सम कॉमन एडवांटेज ऑफ लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली के भी कुछ लाभ और हानियां हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस यानी कि लाभों को देखेंगे। पहला एडवांटेज है मेंबर्स ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली आर जनरली मोर इंडिपेंडेंट एंड शो ग्रेटर इनिशिएटिव एंड सेल्फ रिलायंस। देखो, जो न्यूक्लियर फैमिली के मेंबर होते हैं ना, उनको पता है कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जॉइंट फैमिली की तरह जो कि उनका सपोर्ट करे। उनको जो करना है खुद ही करना है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, इनिशिएटिव भी दिखाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए आगे आते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं और वो खुद पर क्या करते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं, सेल्फ रिलायंस होते हैं वो, ठीक है। अब सेकंड है द चिल्ड्रन आर फ्रिक्वेंटली इनकरेज टू मेक डिसीजंस दिस इंक्रीजेस देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बच्चों को भी इनकरेज किया जाता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले, जिससे उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड है डीपर इमोशनल टाइज डेवलप अमॉन्ग द मेंबर्स। जो मेंबर्स होते हैं न्यूक्लियर फैमिली के, वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, और उनके अंदर जो इमोशनल एक बॉन्ड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है जॉइंट फैमिली की अपेक्षा। दिस इज़ ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रेटर प्रिवेसी एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर म्यूचुअल इंटरेक्शन विच आर अवेलेबल इन अ न्यूक्लियर फैमिली। और ऐसा जो इमोशनल बॉन्ड है वो क्यों बनता है? क्योंकि सभी मेंबर को मौके दिए जाते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि तुम छोटे हो तो तुम अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, तुम अपनी राय नहीं दे सकते। छोटा हो या बड़ा हो, सबको उनकी बात रखने का मौका दिया जाता है, सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं, जिस वजह से क्या होता है, एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। और प्रिवेसी का भी ध्यान रखा जाता है मेंबर्स की। जैसे जॉइंट फैमिली में ना, जो मेंबर्स होते हैं उनमें उतनी प्रिवेसी नहीं रह जाती, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में हर मेंबर की प्रिवेसी का ध्यान रखा जाता है। इट इज़ सीन दैट as a society becomes more industrialized and urbanized, the incidence of nuclear family increases। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो ना कि आज सोसाइटी कैसी हो गई है, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गई है, इंडस्ट्रीज ज़्यादा आ रही हैं, अर्बन एरियाज ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फैमिली का जो प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद है वन ऑफ द फोरमोस्ट रीज़न फॉर फैमिलीज टू बी न्यूक्लियर स्पेशली इन बिग सिटीज़ इज़ हाउसिंग प्रॉब्लम। देखो, बड़े शहरों में ना हाउसिंग प्रॉब्लम है, मतलब रहने को उतने बड़े बड़े घर नहीं होते, एक कमरे में 2 कमरे में लोग गुजारा कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली ही रह पाती हैं। लार्ज फैमिलीज नीड लार्ज स्पेस टू लिव इन। आपको पता है, अगर जॉइंट फैमिली होएगी तो ज़्यादा जगह चाहिए होगा, तो इस वजह से शहरों में छोटी फैमिली ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे जगह ही नहीं रहती कि जॉइंट फैमिली रह पाए। तो अगर फैमिलीज़ को यहाँ पे शहरों में रहना है छोटे घरों में आराम से, तो न्यूक्लियर फैमिली के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं न्यूक्लियर फैमिली के? देखो, सबसे पहला है देयर इज़ नो एडल्ट सपोर्ट टू द यंग कपल। जो यंग कपल होता है, मैरिड कपल होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एडल्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली है। नो एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऑफ द फैमिली इज़ रेडिली अवेलेबल फॉर एडवाइस। यहाँ पे कोई एडवाइस देने वाला नहीं होता, कोई ऐसा एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं होता जो कि क्या करे, न्यू कपल को एडवाइस दे। उनको जो करना होगा खुद ही करना होगा। सेकेंड है व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, नो वन फ्रॉम द फैमिली इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। अगर न्यूक्लियर फैमिली है, 2 हस्बैंड वाइफ हैं और उनका एक बच्चा है, और अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो बच्चे की केयर करने वाला कोई नहीं रह जाता है। इन केस ऑफ एडवर्सिटी देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट द फैमिली फाइनेंशियली और इमोशनली। अगर बहुत बुरी सिचुएशन आती है तो कोई भी नहीं होता फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो चाहे इमोशनल सपोर्ट हो, कोई नहीं होता देने वाला। सोशल वैल्यूज़ लाइक एडजस्टमेंट, शेयरिंग एंड कॉपरेशन आर डिफ़िकल्ट टू लर्न। यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली है, कम लोग एक साथ रह रहे हैं, तो बच्चे एडजस्टमेंट नहीं सीख पाते, शेयरिंग नहीं सीख पाते, कॉपरेशन भी नहीं सीख पाते। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं सीख पाते, सीखते हैं, लेकिन सीखना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप देख लेना बाद में, यहाँ पे MCQs हैं बेसिकली।
ठीक है। और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा रही हैं दो दो, जॉइंट फैमिली की और न्यूक्लियर फैमिली की, कि दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ जॉइंट फैमिली की, दो कैरेक्टरिस्टिक बताओ न्यूक्लियर फैमिली की, कि कैसे आप कहोगे कि ये जॉइंट फैमिली है या ये न्यूक्लियर फैमिली है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेंजिंग फैमिली सिनेरियो, कि कैसे समय के साथ साथ फैमिली सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। As we have said earlier, industrialization has brought about many changes in type of family and as a result in the roles and responsibilities of members of a family. हमको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैमिली के टाइप में बहुत ज़्यादा चेंज आया है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रोल्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी चेंज आया है। सो फार इन अ ट्रेडिशनल फैमिली द सन्स टुक ऑन द फैमिली बिजनेस और प्रोफेशन। जब ट्रेडिशनल फैमिली की हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता था, जो बेटे होते थे वो फैमिली बिजनेस को या फैमिली का जो प्रोफेशन है उसको ही टेक ऑन करते थे। द फादर और मेल मेंबर यूज टू अर्न द मनी एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटसाइड वर्क। जो मेल मेंबर्स होते थे, फादर होते थे, वही घर के में पैसा लाते थे, घर में मनी लाते थे और बाहर का काम करते थे। और औरतों का काम क्या होता था, घर को देखना और बच्चों को संभालना। लेकिन अब चीज़ें क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। अब सब काम सब कोई कर रहा है, चाहे औरत हो या आदमी। Now children, boy or girl, are more educated and have greater and better opportunity for jobs. आज क्या है, लड़के लड़कियां दोनों अच्छे से इक्वली एजुकेटेड हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं अच्छी नौकरी पाने की। दे लीव देयर होम टू वर्क एल्सवेयर, मोस्ट ऑफन टू अर्बन एरियाज फ्रॉम रूरल एरियाज एंड सबअर्ब्स। तो यहाँ पे चाहे लड़के हो या लड़कियाँ, दोनों को नौकरी की तलाश में घर को छोड़ना पड़ता है, अर्बन एरिया में आना पड़ता है। दिस आर रिजल्टेड इन मोर न्यूक्लियर फैमिलीज, और यही न्यूक्लियर फैमिली का कारण बनता है। बिकॉज ऑफ स्मॉलर फैमिलीज रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली हैव चेंज्ड। देखो, अब जब छोटी फैमिली होगी ना तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होंगी, बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली छोटी है तो राशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी और अलग भी होगी। क्यों? क्योंकि मेंबर क्या है, कम है, और हर मेंबर की डिमांड का वहाँ पे ध्यान रखा जाता है। Being or then on, women have a greater responsibility of looking after the home and outside वर्क। तो अगर दूसरी तरफ देखें तो वुमेन को भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको घर भी देखना है, बाहर का भी काम देखना है। सिमिलरली द मैन ऑल्सो हैव टू हेल्प आउट एट होम्स लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। और उसी तरह आजकल अगर वुमेन बाहर जा रही है, काम कर रही है, तो मेन को भी क्या करना पड़ेगा, घर के काम थोड़े मोड़े करने पड़ेंगे, बच्चों को संभालना पड़ेगा। इन सम केसेस वुमेन हैव taken up jobs outside the house and have the added responsibility of earning and looking after the home and children। तो बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि औरतें घर संभालने के साथ साथ बाहर भी काम करती हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखती हैं और मनी भी अर्न करती हैं। द चिल्ड्रन टू हैव टू बी मोर सेल्फ रिलायंट एंड हैव टू डू देयर शेयर ऑफ वर्क एट होम। इस तरह से बच्चों को भी क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। छोटी एज में ही बच्चे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, घर के कामों में भी हाथ बटाना शुरू कर देते हैं। फैमिली लाइफ वॉज अर्लियर रिजिड पैट्रियार्कल, वेयर चिल्ड्रन एंड वाइफ्स हैड फ्यू राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड वर नॉट फ्री टू वॉइस एन ओपिनियन। देखो, जब पहले फैमिली होती थी, जो कि जॉइंट फैमिली होती थी, वो क्या होती थी, बहुत ज़्यादा रिजिडली पैट्रियार्कल होती थी, मतलब पितृसत्तात्मक होती थी। सिर्फ मेल जो मेंबर हैं उन्हीं की चलती थी, और बच्चों और वुमेन को उतने ज़्यादा राइट्स नहीं थे, उनको अपना ओपिनियन रखने का भी हक नहीं था, उनसे उनका राय भी नहीं लिया जाता था। इट इज़ नाउ अंडर गोइंग अ चेंज, और इसमें भी अब बदलाव आ रहा है। इन द मॉडर्न होम वुमेन हैव ग्रेटर फ्रीडम एंड सोशल इम्पोर्टेंस। आज के समय में जो मॉडर्न होम्स बन रहे हैं उसमें क्या है कि वुमेन को फ्रीडम ज़्यादा मिल रही है, उनको सोशली इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मतलब समाज में भी उनकी इम्पोर्टेंस है, समाज में भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही हैं। द चिल्ड्रन टू हैव राइट्स ऑफ देयर ओन, और बच्चों के भी अपने खुद के अधिकार हैं। देयर इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स हैव टू बी कंसीडर, उनके भी इंटरेस्ट को, उनकी भी इच्छाओं को कंसीडर किया जाता है फैमिली में, और उनके भी ओपिनियन देखे जाते हैं कि क्या उनका ओपिनियन है, क्या राय है। ड्यूटीज़ भी उनको दी है, ड्यूटीज विच आर डिवाइडेड इन अ जॉइंट फैमिली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड सिबलिंग्स बिकम कॉन्सेंट्रेटेड विथ द पेरेंट्स। अब वहाँ पे ड्यूटीज़ क्या थी, कम होती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स होते थे जॉइंट फैमिली में, लेकिन
न्यूक्लियर फैमिली में ड्यूटीज़ क्या हैं, ज़्यादा है, इस वजह से बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जल्दी समझ में आने लगी है। एज अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ फार अवे फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फैमिली एंड रिलेटिव्स, द लार्जर कम्युनिटी ऑफ नेबर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रास बिकम इम्पोर्टेंट। देखो, न्यूक्लियर फैमिली में हम अपने बाकी फैमिली मेम्बर के साथ नहीं रह रहे होते हैं, इस वजह से नेबर्स का, कलीग्स का, फ्रेंड्स का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सपोर्ट के लिए फैमिली के अलावा और कोई नहीं होता है ना। लेकिन अब जब आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, आपके सिबलिंग्स नहीं हैं, आपके कज़न्स नहीं हैं, आपके अंकल आंट्स नहीं हैं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं, तो फिर आप किसकी हेल्प लोगे? अपने फ्रेंड्स की ही तो हेल्प लोगे, अपने नेबर्स की ही तो हेल्प लोगे। The family members need to adjust and adapt to them हारमोनियसली। तो देखो, फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ हारमोनी में रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, इसको आप देख लेना। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। देखो, हमने फैमिली के बारे में पढ़ लिया, अब हम हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। आप हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हो? क्या सिर्फ डिजीज़ से फ्री होना हेल्थ है? नहीं, सिर्फ डिजीज़ से फ्री होना ही हेल्थ नहीं है। WHO ने हेल्थ की एक डेफिनेशन दी है जो यहाँ पे लिखी गई है, इसको याद कर लेना कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज़। सिर्फ डिजीज़ की अब्सेंस होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि जब आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होते हो तो उसको हेल्थ बोला जाता है। ठीक है, आपके सोसाइटी में रिलेशनशिप अच्छे हैं, आप फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, कोई चिंता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंटल, तब आप कहोगे कि आपकी हेल्थ अच्छी है। अब यहाँ पे नीचे इसी डेफिनेशन को जो WHO ने दी है, इस डेफिनेशन को क्या किया गया है, थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दिया गया है। जैसे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि द हेल्थ इंक्लूड्स बीइंग फिजिकली फिट, मेंटली रिलैक्स्ड, हैप्पी एंड फ्री फ्रॉम वरीज एंड सोशली वन इज able to get along with people, have confidence in dealing with other people in society। ठीक है, आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली रिलैक्स्ड रहो, हैप्पी रहो, कोई तरह की चिंता ना हो, और सोशली भी आप दूसरों के साथ अच्छे आपके रिलेशनशिप हों, आप दूसरों से जब बात करो, डील करो दूसरों को, तो आप कॉन्फिडेंट रहो और दूसरों की हेल्प करो, सेंसिटिव रहो दूसरों के लिए। ऐसा नहीं कि दूसरों की प्रॉब्लम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपको दूसरों की प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब आप हेल्दी नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैन यू नाउ लिस्ट द इंडिकेटर्स ऑफ गुड हेल्थ। क्या आप गुड हेल्थ के इंडिकेटर्स की लिस्ट बना सकते हो? कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है वो हेल्दी है? तो कुछ इंडिकेटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। देखो, गुड हेल्थ को 3 भागों में बांटा गया है ना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। तो अगर फिजिकली कोई पर्सन हेल्दी है तो कैसे कहोगे कि फिजिकली हेल्दी है? एनर्जेटिक होना चाहिए वो पर्सन, उसका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, उसका हाइट और वेट नॉर्मल होना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सभी बॉडी ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हों, स्किन क्लियर और साफ हो, चमकीली आँखें हों, शाइनिंग हेयर हो, उसकी सांसें जो है क्लीन हो, मतलब मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए, भूख अच्छी लगती हो, अच्छी स्लीप हो, मतलब अच्छी नींद भी आती हो। अब मेंटल हेल्थ की बात करें तो पर्सन हैप्पी होना चाहिए, कंटेंटेड होना चाहिए, मतलब संतुष्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दूसरों की ज़रूरतों के लिए, दूसरों की फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, टेंशन से, एंग्जाइटी से फ्री होना चाहिए, रिलैक्स्ड होना चाहिए। तब आप कहोगे कि मेंटली पर्सन क्या है, हेल्दी है। सोशली हेल्दी है तो गेट अलॉन्ग वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आता हो, एक अच्छा उसका मैनर हो, दूसरों की हेल्प करता हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको पूरा करता हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि जो पर्सन है वो सोशली भी क्या है, हेल्दी है। तो गुड हेल्थ के यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेना। अब है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ ऑफ द फैमिली। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फैमिली की हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं? तो देखो, पहला है न्यूट्रिशियस फूड। फैमिली को अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो फैमिली हेल्दी नहीं हो पाएगी। आप खाना क्यों खाते हो? ताकि आपको एनर्जी मिले, आपकी बॉडी अच्छी बन पाए, आप डिजीजेस से बच पाओ। तो बेसिकली 3 काम होते हैं ना खाने के, एनर्जी देना, बॉडी को बिल्ड करना और डिजीजेस से बचाना। वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। हमें कैसी खानी चाहिए डाइट? बैलेंस डाइट खानी चाहिए, जिसमें आपकी
बॉडी के नीड के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। अब राइट क्वांटिटी का मतलब क्या है कि सब कुछ राइट क्वांटिटी में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कैसे पता करोगे कि ये क्वांटिटी मेरे लिए सही है कि नहीं? ये डिपेंड करता है आपकी एज पे, सेक्स पे, आपके वर्क पे, आपके हेल्थ स्टेटस पे। आपका हेल्थ स्टेटस जैसा है, आप जैसा काम कर रहे हो, जैसी आपकी एज है, जैसा आपका सेक्स है, मतलब आप मेल हो या फीमेल हो, तो उस हिसाब से ही आप क्या कर पाओगे, आप ये पता कर पाओगे कि आपके लिए बैलेंस डाइट क्या होगी। हर पर्सन के लिए बैलेंस डाइट अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। A growing child needs more protein and an adult needs more carbohydrate। देखो, अगर कोई ग्रोइंग चाइल्ड है, बढ़ता हुआ बच्चा है, तो उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एडल्ट को ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। सिक पीपल नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़। अगर कोई बीमार है तो डिजीज़ के बेसिस पे ही उनको डिफरेंट टाइप के फूड देने की ज़रूरत होती है, मतलब जिस तरह की डिजीज़ होगी उस तरह का खाना उनको दिया जाएगा। अ पर्सन विद डायबिटीज़ शुड नॉट बी गिवन स्वीट्स। आपको पता है, जिसको डायबिटीज़ हो उसको मीठा नहीं दिया जाना है। फूड ईटन एट द प्रॉपर टाइम इज़ अ हेल्दी हैबिट। खाना टाइम पे खाना क्या है, हेल्दी हैबिट है। हमें कोई भी मील जो है, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच हो, रात का डिनर हो, हमें कोई भी स्किप नहीं करना चाहिए। Children should be encouraged to eat fruits and vegetables and less of fried and fast food like हैमबर्गर्स एंड पिज़्ज़ास। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि वो फ्रूट एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाएं और फास्ट फूड कम खाएं। कंजम्पशन ऑफ स्वीट, चॉकलेट्स एंड कोला ड्रिंक्स शुड बी मिनिमल। तो जो मिठाई है, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये इनका कंजम्पशन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशियस फूड तो हमने पढ़ लिया, ये ज़रूरी है फैमिली के हेल्थ के लिए। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है फैमिली की हेल्थ के लिए, पर्सनल हाइजीन। अगर आप खुद को और अपनी फैमिली को साफ रखना चाहते हो, डिजीज़ से फ्री रखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 4 एस्पेक्ट हैं पर्सनल हाइजीन के। पहला तो है क्लीनलीनेस, दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, आप खूब एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, स्लीप लो अच्छी 8 घंटे की, हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करो। ठीक है, तो इन चारों को हम बारी बारी देखेंगे। क्लीनलीनेस में क्या क्या आता है, देखो क्लीनलीनेस में आपके हर बॉडी पार्ट्स की सफाई आती है। तो सबसे पहले हैंड्स। आपको पता है, आप कोई भी ज़्यादा चीज़ें जो आपके संपर्क में आती हैं वो हाथ के थ्रू ही आती हैं। आप किसी भी चीज़ को सबसे पहले हाथ से ही टच करते हो, चाहे फर्नीचर हो, बुक हो, पैसा हो, जानवर हो, आपका कोई पेट हो, उसको। तो हर चीज़ को आप सबसे पहले हाथ फिंगर से ही छूते हो, और यहीं से सबसे ज़्यादा कीटाणु आपके अदर बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। फिर हाथ से अपने मुंह को छुओगे, नाक को छुओगे, जिससे आपका जो कीटाणु है वो हाथ से होते हुए आपके अंदर भी चला जाएगा। और अगर आपने बिना हाथ धोए खाना खा लिया तो फिर वो आपकी बॉडी में जाके पेट तक चला जाएगा, आपके हर बॉडी पार्ट तक चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए क्या करना है आपको, नेवर पुट योर फिंगर इनटू योर माउथ। कभी भी अपने मुंह में उंगली मत डालो। नेवर, जैसे बुक और न्यूज़पेपर का पेज पलटते समय हम अपने सलाइवा का यूज़ करते हैं ना, तो वो भी मत यूज़ करो। आप कोई भी पास में पानी वगैरह रख लो, ताकि उसमें क्या करो, उंगली को डिप करो और फिर पेज या कुछ चेंज करो, या अगर आपको नोट गिनने हैं तो उनसे नोट गिनो। Anytime holding the currency notes and other objects in between the lips is even more risky as you may catch germs। कभी कभी क्या करते हैं लोग, किसी भी सामान को मुंह में ले लेते हैं, मुंह से पकड़ लेते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की है, इससे जर्म्स आपके अंदर जा सकते हैं। After using toilet, always wash your hand very well with soaps or with clean charcoal ash, but never with any soil। तो हाथ हमेशा किसी भी काम को करने के बाद हाथ हमेशा साबुन से धो, मिट्टी से नहीं धो। नेक्स्ट है, Indian culture of washing hands before and after meals is certainly a hygienic practice which must never be forgotten। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है कि हम खाना खाने के पहले और बाद दोनों समय हाथ धोते हैं। तो ये हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजेनिक प्रैक्टिस है, हाइजेनिक हैबिट है। जब आप किसी से हाथ मिला रहे हो तो भी बहुत सारे जर्म्स का आदान प्रदान आप कर रहे हो, तो उस समय भी आप ध्यान रखो। ठीक है, कि किससे हाथ मिला रहे हो, हाथ आपका साफ़ होना चाहिए, खुद का भी। और अगर आपको लगता है कि जिससे आपने हाथ मिलाया है उसका हाथ साफ़ नहीं है, तो आप अपना हाथ साफ़ कर लो। अब क्लीननेस तो हो गया, अब दूसरा है स्किन।
क्लीननेस में हमने पहले क्या पढ़ा, हैंड पढ़ा ना, अब हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में कि स्किन को कैसे साफ रख सकते हो। इन ऑर्डर टू कीप द स्किन हेल्दी टेक अ बाथ डेली बिकॉज रेगुलर बाथिंग डज द फॉलोइंग। अगर आपको अपनी स्किन को साफ सुथरा रखना है तो ऑब्वियसली डेली नहाओ। और डेली नहाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे, सबसे पहले तो आपकी जो स्किन पे जर्म्स हैं वो गायब हो जाएंगे, आपकी गंदी बदबू जो बॉडी से आ रही है पसीने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके जो स्वेट पोर्स हैं बॉडी के, जो रोए हैं, उनमें अगर कोई गंदगी है, कोई इस पे धूल उल जमी है, तो वो भी नहाने से क्या हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। ऑल्सो चेंज अंडर गारमेंट्स डेली एंड वॉश देम डेली। यूज़ हैंकरचीफ डिस्पोजल नैपकिन्स फॉर नोज। तो यही चीज़ है, ये सबको पता है, ये सब करना है आपको। हेयर को कैसे साफ करोगे कि डेली वॉश करो, कंघी करो। इनको अगर कोई पैरासाइट है आपके बाल में, तो डैंड्रफ है, तो उसको भी साफ़ करो। उसके लिए जो भी साफ़ करने के लिए चीज़ें करनी ज़रूरी है आप उसको करो। हर एक हफ्ते में जितना जो मतलब एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में आपको अपने बालों को क्या करना है, शैम्पू करना है और ऑयल भी करना है, ठीक है। टीथ की बात आए तो डेली 2 बार ब्रश करना है, बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट एंड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। मतलब बिस्तर पे जाने से पहले, मतलब सोने से पहले और सो के उठने के बाद आपको ब्रश करना है। तो इससे क्या होगा, खाना जो है साफ़ होगा, और सॉरी मुंह जो है वो साफ़ होगा। और हर बार जब आप खाना खा रहे हो तो अच्छे से मुंह को साफ़ करो। इससे क्या होगा, अगर एक्स्ट्रा फूड आपके दांत में फंस भी गया है तो वो क्या होगा, जब आप खाना खाने के बाद मुंह साफ़ करोगे तो वो निकल जाएगा, जिससे आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कैविटी नहीं लगेगी दांतों में। अगर आप बहुत ज़्यादा स्वीट और चॉकलेट खा रहे हो तो वो भी आपके टीथ और गम्स के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो बहुत ज़्यादा मीठा और चॉकलेट ना खाओ। व्हेन टीथ एंड गम्स आर नॉट क्लीन एंड हेल्दी वन इज़ लाइकली टू गेट बैड ब्रीथ। अब देखो, अगर आपका टीथ और गम्स हेल्दी नहीं है तो कैविटी तो होएगी ही, लेकिन बदबू भी बहुत गंदी आने लगती है आपके मुंह से, तो उसको भी ध्यान में रखो। अब ब्रीदिंग बाय नोज, आप नाक से सांस लो। बहुत लोग होते हैं ना, मुंह को खुला रख के मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमेशा कोशिश करो कि नाक से सांस लो। क्यों? क्योंकि नाक क्या करता है, नाक में जो रोए होते हैं ना, वो डर्ट को, जर्म्स को फिल्टर कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, जिससे जर्म आपके अंदर नहीं जा पाते और आप डिजीजेस से बच जाते हो। लेकिन आप जब मुंह से सांस लेते हो ना, तो जर्म डायरेक्टली आपके मुंह के अंदर चले जाते हैं और फिर आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। आइज़ को कैसे साफ़ रखना है, आइज़ को आपको डेली 2-3 बार साफ़ पानी से धोना है, नहीं तो आपकी आइज़ क्या होंगी, डर्ट की वजह से स्टिकी हो जाएंगी, मतलब उसमें चिपचिपा जैसा कुछ निकलने लगेगा। नेवर शेयर टाल्स विद अदर इवन इन द सेम फैमिली। अपना टाल किसी के साथ शेयर मत करो, चाहे आप अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ही क्यों न रह रहे हो, किसी के साथ भी शेयर मत करो। अप्लाइंग काजल में सम टाइम्स लीड टू आई इन्फेक्शन स्पेशली इफ़ द सेम अप्लाइंग स्टिक इज़ शेयर बाय अदर। जो लड़कियां काजल वगैरह लगाती हैं, अगर वो काजल की स्टिक को दूसरे के साथ शेयर कर रही हैं तो हो सकता है आंखों में इन्फेक्शन हो जाए, और ऐसा कई बार देखा गया है। ईयर्स को कैसे साफ़ रखना है, ईयर्स को साफ़ रखना भी ज़रूरी है। इफ़ यू डू नॉट वॉश ईयर एवरी डे यू कैन सी डर्ट डिपॉजिटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द ईयर। आप देख सकते हो कान के अंदर के साइड में डर्ट डिपॉजिट होने लगती है। द वैक्स इनसाइड मे बी क्लीन बाई अ सॉफ्ट मॉइस्टेंड स्वैब, जिसको हम फुरारी बोलते हैं। एक जो मॉइस्टेंड स्वैब है, रुई का जो बना के रखते हैं ना, हमने देखा होगा कान साफ़ करने के लिए होता है, कि प्लास्टिक का लकड़ी टाइप का होता है, और उसमें क्या, उसके दोनों कोने पे रुई बंधी रहती है, तो उससे कान को साफ़ करो। कान की वैक्स जो है अंदर की, उसको साफ़ करो। कभी भी बहुत ज़्यादा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कान में मत डालो, नहीं तो कान को नुकसान हो सकता है। नेल्स को साफ़ करने के लिए बताया गया है कि नेल्स छोटे छोटे रखो, हर एक रेगुलर इंटरवल में, हर हफ्ते में एक बार नाखून को कट करो। देखो यहाँ पे लिखा है कि नेचर हैज़ प्रोवाइडेड नेल्स फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ फिंगर इन होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। नेल्स क्यों नेचर ने हमें दिए हैं, ताकि फिंगर्स अच्छी लगे, दूसरी चीज़ हम किसी चीज़ को अच्छे से पकड़ पाएँ और ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर पाएँ। दीज आर ऑल्सो एन आइटम ऑफ पर्सनल ब्यूटी। बहुत लोग देखते हैं ना, नेल्स को बहुत तरीके से रखते हैं ताकि उनकी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो सके। बट लॉन्ग और अनट्रिम्ड नेल्स गैदर डर्ट एंड जर्म अंडरनीथ। लेकिन अगर आपके नेल्स बहुत ज़्यादा लंबे हैं और आपने उनको रेगुलरली ट्रिम नहीं किया है, छोटा नहीं किया है, या उनको साफ़ नहीं किया है, तो नाखून के अंदर आपके जर्म्स और डर्ट जम सकती है, और वो फिर आपके मुंह के थ्रू जब आप खाना खाओगे तो आपके पेट में भी जा सकती है। तो इसी वजह से अपने नाखून को कट करो, ट्रिम करो और साफ़ करो। इसके बाद क्लीननेस में हमने पढ़ लिया सभी बॉडी पार्ट्स को कैसे कैसे साफ़ करना है। अब हम
तीसरा जो हमारा है वो है कि फैमिली की हेल्थ को कैसे अच्छा रखा जा सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू। ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ एक बार देख लो पहले ऊपर से। देखो सबसे पहले हमने क्या करा था कि पढ़ा था, ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, फैक्टर्स, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फैमिली की हेल्थ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो सबसे पहला था न्यूट्रिशियस फूड, दूसरा था क्लीनलीनेस, तीसरा जो है हमारा वो है फिजिकल एक्सरसाइज। तो आपको पता है फिजिकल एक्सरसाइज हर एज ग्रुप के लोगों के लिए ज़रूरी है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, या अडोलसेंस हों, या एडल्ट हों। ठीक है, तो फिजिकली जो फिजिकल एक्सरसाइज आप करते हो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और इससे सभी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनको रिक्वायर्ड ऑक्सीजन मिल जाता है, नरिशमेंट मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड सभी बॉडी पार्ट्स में अच्छे से दौड़ने लगता है, और जो कि आपकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। देयर आर अ वेराइटी ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज टू सूट यू। तो आप बहुत सारी यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज बताई गई है जो आपको सूट करे, जो आपके लिए सुटेबल हो, आप वो कर सकते हो। जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, एरोबिक्स हो गया, योगा हो गया, ये भी किया जा सकता है। गेम्स खेले जा सकते हैं जैसे खो खो, फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, दंड बैठक, जूडो, कराटे, ये सब भी किए जा सकते हैं। और जो ओल्डर लोग हैं, जो कि थोड़े से एजेड हैं, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है, नॉर्मल वॉक, योगा वगैरह उनको फिट रख सकता है। फोर्थ है हमारा पोस्चर। देखो हमारा पोस्चर जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप किसी भी गंदे तरीके से बैठे हो, तो इससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट पोस्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। देखो ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है करेक्ट पोस्चर, और आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रेसिव बनाने के लिए भी अच्छा है। यू नो दैट पोस्चर मीन्स द मैनर इन विच वन सिट्स, वॉक्स, स्टैंड्स एंड वर्क्स। पोस्चर का मतलब क्या होता है कि किस मैनर में आप बैठे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, खड़े हो। यू मस्ट लर्न टू सिट, स्टैंड एंड वॉक विथ योर बैक स्ट्रेट। तो अगर आप बैठे हो, खड़े हो या चल रहे हो, तो आपकी पीठ एकदम क्या होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, कंधे एकदम स्ट्रेच्ड होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कंधा झुका के चलो। फिफ्थ है रेस्ट एंड स्लीप। देखो हर पर्सन को रेस्ट करने की ज़रूरत है, स्लीप लेने की ज़रूरत है प्रॉपर। ड्यूरिंग द डे यू वर्क अ लॉट एंड योर बॉडी मसल्स गेट टायर्ड। आप बहुत काम करते हो दिन में, और आपकी मसल्स क्या हो जाती हैं, थक जाती हैं। और फिर इस थकान को कम करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, नींद की ज़रूरत होएगी। क्यों? क्योंकि इस थकान से आपका जो दिमाग है ना, वो भी काम करना धीरे धीरे कम करने लगता है। वो चीज़ों को याद रखने में उसको क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो देखो जब आप थकते हो तो सिर्फ आपकी बॉडी ही नहीं थकती, आपके जो काम जिस बॉडी पार्ट से आप कर रहे हो वही नहीं थकता, बल्कि आपका दिमाग भी थकने लगता है, और दिमाग को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आप रेस्ट करते हो, सोते हो, तो इससे आपका दिमाग भी क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। देखो लिखा है रेस्टिंग फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इंटेंस वर्क एंड स्लीप एट नाइट रिफ्रेशेस योर बॉडी फॉर मोर वर्क द नेक्स्ट डे। तो अगर आप अच्छे से रेस्ट करते हो, स्लीप लेते हो, तो आप अगले दिन अच्छे से रिफ्रेश होके अपना काम कर पाओगे। स्लीप प्रोवाइड्स अ गुड रेस्ट नॉट ओनली टू द टायर्ड ब्रेन बट ऑल्सो द फैटिक बॉडी मसल्स। तो जो नींद है वो सिर्फ थके हुए ब्रेन के लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आपके मसल्स बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो उनके लिए भी ज़रूरी है। अब कितना सोना है, हाउ मच टू स्लीप। तो बहुत देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, दिन में लगभग ज़्यादातर समय वो सोते ही रहते हैं। वेरी यंग इन्फेंट स्लीप फॉर मोस्ट ऑफ द डे। For the adults 6 and 7 hours of continuous sleep is sufficient। अगर आप एडल्ट हो तो 6-7 घंटे की कंटिन्यूस स्लीप आपके लिए पर्याप्त है। द रूम और द प्लेस जहाँ पे आप सो रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब हवा आनी जानी चाहिए, फ्रेश रूम अंदर आनी चाहिए, किसी भी तरह की नॉइज़ या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ है हेल्दी हैबिट्स। देखो हेल्दी हैबिट्स डेवलप अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो हेल्दी हैबिट्स में क्या है कि आप अच्छा खाना खाओ, और रेगुलर टाइम पे खाओ, एक रेगुलर आवर्स पे खाओ, टाइम पे बेड पे जाओ, सुबह भी टाइम पे उठो, क्लियर योर बॉवल पासिंग स्टूल एवरी डे प्रिफरेबली इन द मॉर्निंग। मतलब मॉर्निंग के जो भी आपके रूटीन्स है, आप फ्रेश होना है वो आप एवरी डे करो। ठीक है, say no to any temptation of even just trying once to taste drugs,
तो देखो होता है ना कि हम कभी कभी कह देते हैं कि यार एक बार हम ये चीज़ कर लेते हैं, एक बार करने में क्या हो जाता है, और इसमें हम ड्रग्स को भी कभी कभी टेस्ट कर लेते हैं, अल्कोहल को भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम उसके धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। तो इन तरह की जो टेम्पटेशन है, जो इच्छाएं हैं, उनको क्या करो, ना बोलना सीखो। क्योंकि अगर आप स्मोक करने शुरू कर देते हो, एक बार भी अगर आप स्मोक कर लेते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, या ड्रिंक कर लेते हो, तो फिर आपको धीरे धीरे उसकी आदत लग सकती है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि सिमिलरली डोंट स्मोक और च्यू तंबाकू और इवन ईट पान मसाला एंड कीप अवे फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत लोग जो होते हैं ना, रोड के किनारे थूक देते हैं, यूरिनेट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। यूज़ ओनली पब्लिक लैट्रिन्स। अगर आपको ऐसा कोई इमरजेंसी आ भी गया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए फ्रेश होना, तो आप पब्लिक लैट्रिन्स का यूज़ करो, एंड दैट टू केयरफुली विदाउट मेकिंग देम डर्टी। और ऐसा नहीं कि पब्लिक लैट्रिन्स है, पब्लिक वॉशरूम है, तो आप उसको गंदा छोड़ के आ जाओ, तो उसको भी आप साफ़ रखो। सेवन्थ है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में ऐसा नहीं कि अपनी सफाई सिर्फ करनी है, अपने घर को ही सिर्फ साफ रखना है। आपकी जो भी सराउंडिंग है, जितना भी आप साफ रख सकते हो उतना साफ रखो अपने इन्वायरमेंट को। तो कैसे साफ रख सकते हो, देखो लिखा है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन मेक योर सराउंडिंग डर्टी। पहले तो आप ये देखो कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सराउंडिंग को गंदा कर रही हैं। तो अगर आप घर की बात करो तो घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वातावरण को गंदा करती है। तो सबसे पहले तो किचन वेस्ट। किचन में जो भी वेस्ट होता है, निकलता है किचन से, जैसे वेजिटेबल का पिल्स हो गया, फ्रूट्स का पिल्स हो गया, मतलब जो वेजिटेबल और फ्रूट का छिलका है वो किचन का वेस्ट है, ठीक है। ओकेजनली द डिस्कार्डेड स्टेल फूड। और जो आपने खाना लिया है, जब ओकेजन्स होते हैं, जैसे शादी वगैरह में, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में देखते हो ना आप कि लोग खाना छोड़ देते हैं, तो वो भी क्या है, किचन से घर से निकलता है ना खाना, जो कि वेस्ट हुआ रहता है, जो कि ख़राब हुआ होता है, जूठा होता है, अब उसको कौन खाएगा। वाटर आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स। आपने जो बर्तन वगैरह धोए हैं तो उसका जो पानी है वो भी वेस्ट है। उसके अलावा जो आपके बाथरूम का पानी है वो भी अगर बहुत ज़्यादा आउटफ्लो कर रहा है, आपके नाली से बाहर निकल रहा है, तो वो भी आपके घर से निकला हुआ कचरा है, निकला हुआ गंदगी है घर से। देखो नॉर्मली हम लोग अपने घर में क्या यूज़ करते हैं, वॉशरूम लैट्रिन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं अगर घर में और उनका एक्सक्रीटा है, उनका जो अगर गंदगी है वो फ्रेश हुए हैं, तो उनका जो भी गंदगी है उनको आप क्या करो, लैट्रिन्स में डाल दो, सोक पीट्स वगैरह में डाल दो। क्योंकि अगर इसको इधर उधर फेंका जाएगा तो वो भी आपके घर से निकला हुआ कचरा ही कहलाएगा। कभी कभी जो घर में कॉकरोच चूहे वगैरह होते हैं वो भी मार के हम लोग बाहर फेंक देते हैं, तो वो भी क्या हो रही है, घर से निकली हुई गंदगी ही है। घर में जो भी वेस्ट पेपर होता है, बैग्स होते हैं, टिन्स के डिब्बे वगैरह होते हैं, तो वो भी घर से निकली हुई गंदगी है। इसके अलावा जो प्लांट के वेस्ट होते हैं, जैसे अगर आपका कोई गार्डन है, उसका जो फूल पत्ती वगैरह है जो नीचे गिरा है, जो भी झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो वो भी आपके घर से निकली हुई गंदगी ही है। तो ये घर से निकली हुई गंदगी हमने पढ़ी कि कैसे हम एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं, तो ये तो घर से निकली हुई गंदगी हो गई। दूसरा जो है वो है गार्बेज आउटसाइड ऑन रोड एंड स्ट्रीट। घर के अलावा जो कूड़ा बाहर रोड पे होता है वो भी गंदगी ही तो होती है, वो भी तो हमारी सराउंडिंग को गंदा ही कर रहा होता है। ये कहाँ से आता है, देखो जो पेड़ों से, जो रोड के किनारे पेड़ हैं वहाँ पे अगर जो भी उनसे जो पत्तियाँ गिर रही हैं, उनसे जो गंदगी गिर रही है, वो भी क्या करती है, रोड को गंदा करती है। जो उस पर चिड़िया वगैरह रह रही हैं वो भी गंदगी करती हैं, तो उससे भी रोड गंदा होता है। इसके बाद एनिमल्स एक्सक्रीटा है, मतलब जो गोबर होता है गाय का, भैंस का। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्होंने जो भी यूरिन पास वगैरह किया होता है, गंदगी की होती है, तो ये सब भी क्या करती हैं, हमारी सराउंडिंग को गंदा करती हैं। एट टाइम्स इवन द ऑनर्स ऑफ पेट डॉग्स टेक देम आउट एंड लेट देम ईज द पब्लिक प्लेसेस। तो कभी कभी जो पेट डॉग्स होते हैं उनके ओनर्स भी उनको टहलाने के लिए स्ट्रीट में लेके जाते हैं, और वहीं पे वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब जानवर जो हैं रोड को गंदा कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस को भी गंदा कर देते हैं। ओकेजनली डेड एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स और कैटल में जस्ट बी लेफ्ट इन द ओपन
टू रॉट फॉर सम डेज। आप देखते हो अगर जानवर कोई मर जाता है तो वो भी ऐसे ही पड़ा रहता है, तो वो भी हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रहा होता है। इसके अलावा जो भी डोमेस्टिक वेस्ट वाले आर्टिकल्स हैं उसको भी लोग रोड पे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से रोड पूरा गंदा हो जाता है। थर्ड है गार्बेज इनसाइड योर स्कूल। स्कूल में भी तो कूड़ा कचरा होता है। हम स्कूल में डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लंच करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जहाँ से जो भी गंदगी होती है वो हम कहाँ फेंक देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। स्कूल में भी किचन होता है, कैंटीन होता है, तो वहाँ पे भी जो है कि गंदगी होती ही रहती है। वहाँ पे भी सामान बन रहा है तो गंदगी होगी। स्कूल में भी वॉशरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, तो उसकी भी गंदगी भी बाहर जाती है, तो ये स्कूल में भी गंदगी हो ही रही है। व्हाट हैपन इफ़ योर सराउंडिंग आर डर्टी। क्या होगा अगर आपकी सराउंडिंग डर्टी है? तो तरह तरह की बीमारी होगी आपको। अगर आपकी सराउंडिंग डर्टी है तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आप हेल्दी रह पाओगे? इफ़ योर सराउंडिंग आर डर्टी, हैविंग रॉटन थिंग्स, चौक ड्रेन्स एंड accumulated dirty and स्टिंकिंग वाटर, इट प्रेजेंट्स एंड अगली लुक। पहले तो ये देखने में सब कुछ गंदा लगेगा। अगर ड्रेन्स ऐसे खुली हुई हैं, बाहर ओवरफ्लो हो रहा है पानी नालियों का, पूरी रोड गंदी है, तो देखने में तो पहले तो ख़राब लगेगा। बिसाइड्स दीज ऑल द ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर इंसेक्ट्स एंड अ होल लॉट ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग जर्म्स ग्रो देयर। आपको पता है अब जो भी नालियाँ हैं वहाँ वो देखने में ओवरफ्लो हो रही हैं, जमी हुई हैं, उनमें पानी पास नहीं हो पा रहा है, तो देखने में तो गंदा लगेगा ही। साथ ही साथ जितने भी डिजीज़ेस वाले मॉस्किटोज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सब कहाँ होंगे? यहीं पे पैदा होंगे। और इस एरिया में जो लोग रहेंगे उनको तरह तरह की बीमारी होंगी, जैसे कॉलरा हो गया, जॉन्डिस हो गया, मलेरिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। ठीक है, तो ये बीमारियां हो जाएंगी। फोर्थ है क्लाइमेट एंड क्लोथिंग। और क्या चीज़ें हैं? देखो, क्लाइमेट और क्लोथिंग भी हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। अगर आप अच्छे से कपड़े नहीं पहन रहे हो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, सीज़न के अकॉर्डिंग, तो इसका असर आपकी हेल्थ पे पड़ेगा। तो हमें अपने क्लाइमेट सीज़न को ध्यान में रखते हुए ही कपड़े चूज़ करने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर गर्मी है तो कैसा कपड़ा पहनना है, ठंडी है तो कैसा कपड़ा पहनना है। यू नो क्लोथ्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड क्लोथ। आपको पता है ना कि कपड़े आपको ठंडी और गर्मी दोनों से बचाते हैं। बिसाइड क्लोथ मस्ट बी क्लीन और एल्स विल कॉज प्रॉब्लम ऑफ स्किन्स। लेकिन इसके अलावा कपड़े साफ़ भी होने चाहिए। अगर वो साफ़ नहीं है तो हमारी स्किन के लिए वो प्रॉब्लम करेंगे। कॉटन हमें पहनना चाहिए समर्स में, वूल पहनना चाहिए विंटर्स में। और कॉटन अगर हम समर में पहनते हैं तो क्या होता है, ये हमारी स्किन को कंफर्टेबल रखता है, जो भी हमें पसीना होता है उसको एब्जॉर्व कर लेता है और बहुत जल्दी सूख जाता है, जिससे बॉडी जो ड्राई भी रहती है और ठंडी भी रहती है। और अगर वूल को हम ठंडी में यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी को वार्म रखता है और ठंडी को अंदर घुसने से बचाता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो चैप्टर हमारा बहुत लेंदी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।